जय हिंद साथियों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और बड़ी सुबह भारत सरकार के प्रमुख प्रशासनिक गलियारों, वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के केंद्रीय मुख्यालय से एक ऐसी अत्यंत गंभीर और प्रभावकारी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसने देश के 78 लाख ईपीएस नौची पेंशनरों और करोड़ों सेवारत कर्मचारियों के बीच जारी चर्चा को एक बिल्कुल नए, निर्णायक और आर पार के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे इस मंच पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी आज की इस ताजा, विस्तृत और विश्लेषणात्मक जमीनी रिपोर्ट में सीधे उन जरूरी प्रशासनिक फाइलों, संसद भवन की कार्यवाहियों, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना याचिकाओं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के निरस्त होने के मामलों, पिछले महीने की रुकी हुई पेंशन के असली तकनीकी व बैंकिंग कारणों और कमांडर अशोक रावत के उस 48 घंटे के बड़े अल्टीमेटम पर बात करने जा रहा हूं, जो सीधे आपकी जेब, आपके बैंक खाते, आपके बुढ़ापे के सहारे और आपके सम्मान से जुड़ा हुआ है। यदि आप भी इंटरनेट पर लगातार वही पुरानी बातें, बार बार बदले जाने वाले थंबनेल और भ्रामक दावों को देखकर निराश हो चुके हैं, तो कुछ समय ध्यानपूर्वक इस विश्लेषण को समझिए। आज हम किसी भी अफवाह पर बात नहीं करेंगे, बल्कि संसद में सरकार के बयानों, पेंशन अटकने की वास्तविक तकनीकी वजहों, सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं, ओपीएस बनाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस के वित्तीय गणित, 8वें वेतन आयोग के नए फिटमेंट फैक्टर और ईपीएस माइस पेंशनरों की मांगों का पूरा पारदर्शी और स्पष्ट लेखा हाइफन जोखा आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले देश के सभी सम्मानित बुजुर्ग पेंशनरों और कर्मचारियों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप अपने हक की इस मुहिम में जागरूक रहना चाहते हैं और हमेशा सटीक व निष्पक्ष जानकारी पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपकी आवाज जिम्मेदार नीति निर्माताओं तक मजबूती से पहुंचे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जिसने देश भर के लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को चिंता में डाल रखा है। महीना बीत जाने के बाद भी देश के कई ईपीएस नीची पेंशन धारकों के खातों में उनकी मासिक पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाई है। जब बुजुर्ग अपनी दवाइयों, राशन और रोजमर्रा के बिल भरने के लिए बैंकों का रुख कर रहे हैं, तो उन्हें निराशा हाथ लग रही है। आखिर पेंशन के इस तरह अटकने के पीछे क्या वजह है? हमारी पड़ताल में जो मुख्य कारण सामने आया है वह है ईपीएफओ के डेटाबेस और बैंकिंग सिस्टम के बीच लागू किया गया नया सुरक्षा और रीवेरिफिकेशन फिल्टर। इस व्यवस्था के कारण उन पेंशनरों की पेंशन अस्थायी रूप से रुकी है जिनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र पेंडिंग या तकनीकी जांच के दायरे में दिख रहा है। अधिक उम्र होने के कारण कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से मैच नहीं हो पाए या आइरिस स्कैन में तकनीकी रुकावट आई, जिससे उनका प्रमाण पत्र समय सत्यापित नहीं दिखा। इसके अलावा जिन पेंशनरों के बैंक खाते और पीएफ रिकॉर्ड में नाम की वर्तनी, जन्मतिथि या पिता के नाम में मामूली फर्क था, उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ को भी अतिरिक्त जांच के नाम पर होल्ड पर डाल दिया गया है। ईपीएफओ और बैंकों के बीच तकनीकी तालमेल की कमी के चलते बुजुर्गों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो बुजुर्ग केवल 1000 रुपए जैसी सीमित पेंशन राशि पर निर्भर हैं, उनके लिए समय पर यह राशि न मिलना घर का खर्च चलाना मुश्किल कर देता है। जब पेंशनर बैंक या दफ्तरों में संपर्क करते हैं, तो अक्सर उन्हें सर्वर धीमा होने या बैंक खाता आधार से सही रूप से लिंक न होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। इसी बीच राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने एक बेहद सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईपीएफओ प्रशासन को अपने सर्वर की तकनीकी खामियों को तुरंत दूर करना चाहिए और अगले 48 घंटों के भीतर सभी पात्र पेंशनरों के खातों में रुकी हुई पेंशन भेजनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ लंबे समय से 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग पर स्पष्ट निर्णय नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो न्यूनतम राशि मिलती है वह भी तकनीकी कारणों से अटक रही है। कमांडर अशोक रावत ने आह्वान किया है कि यदि रुकी हुई पेंशन शीघ्र जारी नहीं की गई और न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्लस डीए करने को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो देश भर के पेंशनर लोकतांत्रिक तरीके से कलेक्ट्रेट, ईपीएफओ दफ्तरों और प्रमुख स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को और तेज करेंगे। संसद के भीतर भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले ने मानसून सत्र के दौरान ईपीएस पेंशन और रुकी हुई पेंशन के विषय पर सरकार के समक्ष कड़े सवाल रखे। उन्होंने सदन में ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि जब बड़े औद्योगिक ऋणों का पुनर्गठन आसानी से हो जाता है, तो देश के निर्माण में जीवन भर पसीना बहाने वाले कारखानों के श्रमिकों, परिवहन कर्मियों और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में समुचित पेंशन देने में देरी क्यों होती है? उन्होंने कहा कि जब डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उम्रदराज नागरिकों को अपने ही हक के पैसे के लिए तकनीकी जटिलताओं से नहीं जूझना चाहिए। उन्होंने मांग की कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ सभी तकनीकी रुकावटों का तुरंत समाधान किया जाए। दूसरी ओर संसद में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू करने का कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि बिना योगदान वाली व्यवस्था से सरकारी खजाने पर दीर्घकालिक वित्तीय भार बढ़ता है।
एनपीएस में बाजार के जोखिमों को संतुलित करने के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें निश्चित और गारंटीड पेंशन का प्रावधान रखा गया है। साथ ही असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना जारी है, जिसमें 60 वर्ष के बाद 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाओं के जरिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का दावा किया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में भी कर्मचारियों की मांगों पर विमर्श चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि उन 78 लाख ईपीएस पेंशनरों का क्या, जिन्होंने संगठित व औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जब असंगठित और सरकारी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मॉडल हैं, तो ईपीएस नो पांसी के तहत आने वाले नागरिकों को महज 1000 रुपए की न्यूनतम राशि पर क्यों सीमित रखा जा रहा है। ईपीएफओ द्वारा अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए करने से पेंशन फंड पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि इनके फंड का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार और ईटीएफ में निवेशित है, जिससे मिलने वाले लाभ का उचित अंश पेंशनरों के कल्याण में लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हायर पेंशन उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के सामने भी कई व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। उनसे दशकों पुराने सर्विस रिकॉर्ड और बंद हो चुकी कंपनियों के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिन्हें जुटाना बेहद कठिन है। कई पेंशनरों ने डिमांड लेटर के आधार पर अपनी गाढ़ी कमाई से राशि जमा भी करा दी, फिर भी पीपीओ जारी होने में महीनों का समय लग रहा है और सॉफ्टवेयर या डेटा मिसमैच की बातें कही जा रही हैं। श्रमिक संगठनों और पेंशनर यूनियनों का कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार इस दिशा में ठोस निर्णय ले। 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। इसके अलावा ईपीएफओ की अनिवार्य वेज सीलिंग को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिससे फंड का दायरा बढ़ सकता है। श्रम मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में भी इस बात पर चर्चा हुई है कि पेंशन को सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन के सिद्धांतों के अनुरूप तर्कसंगत बनाया जाए। स्वास्थ्य सुरक्षा का विषय भी इस पूरी मांग का एक अनिवार्य अंग है। बुजुर्ग अवस्था में इलाज और दवाओं का खर्च बहुत अधिक होता है। पेंशनर संगठनों की मांग है कि 7500 रुपए प्लस डीए के साथ साथ सभी ईपीएस पेंशनरों और उनके जीवन साथी को कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसे आयुष्मान या सीजीएचएस की तर्ज पर मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें बुढ़ापे में बीमारी के खर्च की चिंता न सताए। यदि आपकी भी पिछले महीने की पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंची है, तो तुरंत ये जरूरी कदम उठाएं। सबसे पहले अपने बैंक जाकर यह पुष्टि करें कि आपका खाता सक्रिय है और डीबीटी मैपिंग ठीक है। इसके बाद ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जांचें। यदि वह पेंडिंग या रिजेक्ट है, तो नजदीकी सीएससी केंद्र या फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के माध्यम से नया प्रमाण पत्र तुरंत दोबारा जमा करें। साथ ही ईपीएफओ के सीपीजीआरएमएस पोर्टल पर अपने पीपीओ नंबर के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और उसकी रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। पेंशन का अधिकार जीवन भर की मेहनत का सम्मान है। यह जरूरी है कि सभी पेंशनर संगठित रहें, अपनी बात शांतिपूर्ण व वैध तरीकों से सामने रखें और इस जानकारी को अन्य साथियों के साथ भी साझा करें, ताकि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और बताएं कि आपकी पेंशन समय पर मिली है या नहीं। चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।